मुस्लिम राजपूत। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो भारत के अंदर जब भी राजपूतों का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में एक ऐसी कौम का ही ख्याल आता है कि जिस कौम से जुड़े हुए सारे के सारे लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत सारे लोगों को आज ये जानकर हैरानी होगी कि सारे के सारे राजपूत हिंदू नहीं होते हैं, बल्कि आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर जितने राजपूत पाए जाते हैं उनमें से एक अच्छी खासी आबादी ऐसी है कि जो अपने आप को जोड़ती तो इतिहास के मशहूर पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप जैसे लोगों से है, मगर साथ ही साथ वो हिंदू धर्म को नहीं बल्कि इस्लाम को फॉलो करती है। और सिर्फ इस्लाम ही क्यों, बल्कि राजपूतों में तो एक छोटी आबादी ऐसी भी है कि जो हिंदू और इस्लाम से भी अलग हटकर सिख धर्म को फॉलो करती है। मगर अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये मुस्लिम राजपूत कौन होते हैं, ये आज के दौर में कहां पर रहते हैं, इनका इतिहास क्या है और इन्होंने कब और कैसे इस्लाम धर्म अपनाया था। तो चलिए अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले जरा थोड़ा राजपूतों का जो जनरल इतिहास है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, राजपूत कौम हमेशा से ही भारत के अंदर एक ऐसी बहादुर कौम के तौर पर जानी पहचानी गई है कि जिसने इतिहास के अंदर बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतें कायम की हैं। बल्कि इन लोगों का जो नाम है मतलब कि राजपूत, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब ही यही बनता है। जी हाँ, राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ अ किंग, मतलब राजा की औलाद। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों का ओरिजिन क्या है, मतलब इन तमाम लोगों की शुरुआत कहां से हुई थी। इस चीज को लेकर इतिहास की किताबों में कोई एक सीधी सिंपल चीज नजर नहीं आती है, बल्कि राजपूतों के ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज पाई जाती हैं, जिनमें से कोई थ्योरी तो धर्म से जुड़ी हुई है, कोई इतिहास से जुड़ी हुई है, तो कोई किसी और चीज से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले धर्म से जुड़ी हुई थ्योरी पर नजर डालें तो पृथ्वीराज रासो नाम की किताब के मुताबिक जब किसी दौर में असुरों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया था तो कुछ महर्षियों ने राजस्थान के पर्वत पर जाकर यज्ञ किया था और उसी यज्ञ की आग से फिर राजपूतों का जन्म हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये एक धर्म से जुड़ी हुई थ्योरी है, ना कि इतिहास से जुड़ी हुई। ऐतिहासिक किताबों पर नजर डालें तो कुछ के मुताबिक तो राजपूतों का ताल्लुक बाहर से है, मतलब उन सेंट्रल एशियन लोगों से है कि जो किसी दौर में भारत के ऊपर हमलावर हुए थे, जबकि कुछ के मुताबिक इनका ताल्लुक बाहर से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही है। और हिंदुस्तान की जमीन पर किसी दौर में जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, आज के राजपूत दरअसल उन्हीं के वंशज हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं भी पता है तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बताते चलें कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग किसी दौर में 4 अलग अलग क्लास में, मतलब 4 अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। इनमें से पहला और सबसे ऊपर वाला ग्रुप था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। इनमें से पढ़ने लिखने का काम सिर्फ ब्राह्मण किया करते थे, इसीलिए वही पुजारी हुआ करते थे या टीचर्स और लीडर्स हुआ करते थे। जबकि ये जो दूसरा ग्रुप था क्षत्रिय, इसके लोग रूलर्स हुआ करते थे और वॉरियर्स हुआ करते थे, मतलब इलाके की हिफाजत करना, जंगे वगैरह करना इन्हीं का काम हुआ करता था। तीसरे लोग मतलब कि जो वैश्य थे उनका काम था व्यापार करना, जबकि जो चौथा ग्रुप था शूद्र, उसका काम था ऊपर के ये जो तीनों ग्रुप हैं इनकी सेवा करना। अब इनमें से जो दूसरे नंबर का ग्रुप क्षत्रिय था, इन्हीं के बारे में दावा किया जाता है कि आज के राजपूत इन्हीं से निकले हैं, इन्हीं के वंशज हैं। शायद यही वजह है कि इतिहासकार कहते हैं कि राजपूत सिर्फ एक ब्लड लाइन नहीं बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल क्लास हुआ करता था, जिससे जुड़े हुए लोग हर दौर में या तो जंगे करते थे या फिर रियासतें कायम करते थे। तो दोस्तों, ये तो वो सारी चीजें थीं कि जो सिर्फ रिवायतों में मौजूद हैं या अगर इतिहास में भी मौजूद हैं तो काफी उलझी हुई हैं, मतलब ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन अब अगर आगे बढ़ें तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि राजपूतों का हिंदुस्तान की जमीन पर जो उभार आया वो 6वीं और 7वीं सदी के आसपास से शुरू हुआ कि जब नॉर्थ इंडिया से एक मशहूर हुकूमत की जिसको गुप्ता एम्पायर के नाम से याद किया जाता है उसका खात्मा हुआ। इसके बाद राजपूतों का राइज हुआ और उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बड़ी कामयाबियों के झंडे गाड़ने शुरू किए। उन्होंने न सिर्फ इस दौर में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी बल्कि कई बड़ी अहम और असरदार हुकूमतों की बुनियाद रखी। इनके इतिहास में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब अरब और तुर्क मुसलमानों की फौजें हिंदुस्तान के अंदर एंटर करना शुरू हुई। चाहे महमूद गजनवी की फौजें हों या मोहम्मद गौरी की फौजें, उस दौर में हिंदुस्तान के अंदर जो ताकतें इन लोगों से मुकाबला कर रही थीं वो कोई और नहीं बल्कि आमतौर पर यही राजपूत ताकतें थीं। हालांकि इन लोगों को इस चीज में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी थी और इसी वजह से ही फिर धीरे धीरे
इन लोगों का डिक्लाइन शुरू हो गया था। बाद में 16वीं सदी में जब मुगलों का दौर आया तो बाबर के दौर में राणा सांगा और अकबर के दौर में महाराणा प्रताप जैसे कुछ ऐसे राजपूत नाम जरूर नजर आते हैं कि जिन्होंने मुगलों को रोकने की भरपूर कोशिश की थी। मगर इन चंद नामों के बाद फिर ज्यादातर राजपूतों ने मुगलों से लड़ने की बजाय उनसे समझौता करने और उनसे दोस्ती करने को पसंद किया। न सिर्फ दोस्तियां हुई बल्कि इन दोस्तियों को वक्त के साथ रिश्तेदारियों में भी बदला गया। मुगलों के दौर में राजपूत मनसबदार हुआ करते थे, अलग अलग इलाकों के गवर्नर्स हुआ करते थे और हाँ फौजों के जनरल्स भी हुआ करते थे। अब अगर खास तौर से मुस्लिम राजपूतों के इतिहास पर नजर डालने की कोशिश करें तो उससे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो राजपूत कौम है ये खुद भी वक्त के साथ बेशुमार ब्रांचेस मतलब के शाखाओं में बढ़ चुकी है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि आज राजपूतों की दुनिया में 72 के करीब शाखाएं हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नंबर है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि आज के दौर में राजपूतों की इससे कहीं ज्यादा ब्रांचेस हैं और ये जो कहीं ज्यादा ब्रांचेस हैं इनमें से भी हर ब्रांच से कई अलग अलग ब्रांचेस निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से इन तमाम को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल बात है। अब जो भी राजपूतों की शाखाएं हैं मतलब इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनको जब बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश की जाती है तो उनको सबसे पहले 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों के मुताबिक सारे राजपूत इन्हीं 3 अलग अलग नस्लों से हैं। जितने भी ग्रुप हैं वो सारे इन्हीं 3 नस्लों में से किसी एक नस्ल से निकले हैं। इनमें से पहले ग्रुप को कहा जाता है सूर्या वंश के जो अपने आप को सूरज से जोड़ते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप को कहा जाता है चंद्रा वंश के जो अपने आप को चांद से जोड़ते हैं, और तीसरे ग्रुप को कहा जाता है अग्नि वंश के जो अपने आप को आग से जोड़ते हैं। बाद में आने वाले राजपूतों के जितने भी ग्रुप हैं या आप कह सकते हैं कि शाखाएं हैं वो सारी इन्हीं तीनों नस्लों से निकली हैं। वैसे तो ये बेशुमार हैं, लेकिन इनमें से जो चंद मशहूर हैं और जिनका जिक्र हर जगह पर किया जाता है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। किसी दौर में राजपूतों की ये सारी ब्रांचेस, ये सारे खानदान हिंदू हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ इनमें से बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि जिनके लोगों ने इस्लाम अपनाया या फिर सिखिज्म अपनाया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले राजपूतों की एक मशहूर ब्रांच भट्टी पर नजर डाल लेते हैं कि जिसको भट्टी के साथ भाटी भी कहा जाता है, और जिस ग्रुप के तमाम राजपूतों के बारे में ये माना जाता है कि ये तमाम राजपूत उस राजा राव भट्टी के वंशज हैं कि जिन्होंने 3री सदी में एक बड़े इलाके पर हुकूमत की थी। इसी भट्टी ग्रुप में ही फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग हिंदू से मुसलमान हो गए थे। आमतौर पर यही माना जाता है कि इस ग्रुप के जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम अपनाया था वो अदील भट्टी और बोहे भट्टी थे। ये दोनों ही लोग सूफीज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर थे, और इनमें से ये जो भोए भट्टी थे ये दिल्ली सल्तनत के दौर में जमींदार हुआ करते थे। इन्हीं भोए भट्टी के बेटे बुलार भट्टी के बारे में माना जाता है कि इन्होंने किसी दौर में सिख धर्म के फाउंडर मतलब के जो बाबा गुरु नानक थे उनके खानदान को कश्मीर में किसी दौर में हजारों एकड़ जमीन इनायत की थी। राजपूतों की इसी शाख के अंदर हम लोगों को एक और मशहूर नाम दूल्हा भट्टी का भी नजर आता है कि जिन्होंने 16वीं सदी में मुगलों के ताकतवर हुक्मरान अकबर के खिलाफ बगावत की थी। आज के दौर के हिसाब से देखें तो राजपूतों की इस भट्टी शाख से जुड़े हुए लोग सिंध, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में रहते हैं। आगे बढ़ें तो राजपूतों की एक और मशहूर ब्रांच चौहान ब्रांच भी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही ग्रुप है, वही खानदान है कि जिससे राजपूतों के इतिहास के मशहूर हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान का ताल्लुक भी हुआ करता था। इस खानदान के लोगों ने कभी अजमेर और दिल्ली के आसपास के बड़े इलाके पर हुकूमत की थी, और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि चौहान शाख से जुड़े हुए लोगों ने भी बड़ी तादाद में किसी दौर में इस्लाम अपना लिया था। माना जाता है कि इस खानदान से जिस अहम इंसान ने सबसे पहले इस्लाम अपनाया था उसका नाम करमचंद चौहान था। इस्लाम अपनाने के बाद इन्होंने अपना एक नया नाम अपनाया था जो नाम था कायम खान। आज के दौर के हिसाब से देखें तो ये जो चौहान वंश है ये तो खुद वक्त के साथ बेशुमार शाखाओं में डिवाइड हो चुका है। आज के दौर में इस वाले ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिंध और पंजाब जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ें तो राजपूतों में एक सियाल राजपूत नाम की शाख भी पाई जाती है जो उस परमर नाम के ग्रुप से खुद निकली है कि जो परमर नाम का ग्रुप उन बेशुमार ग्रुप्स में से एक ग्रुप है कि जो अग्निवंश नस्ल से निकले हैं। इस सियाल राजपूत नाम के ग्रुप के बारे में दावा किया जाता है कि ये तमाम लोग राय शंकर नाम के एक हिंदू इंसान के वंशज हैं, जिनके बेटे राय सियाल ने मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद गंजे शकर से इंस्पायर होकर इस्लाम अपना लिया था, और बाद में इसी राय सियाल के नाम पर ही ये जो पूरा कबीला था या ये जो पूरा खानदान था मशहूर हो गया। आज के दौर में राजपूतों की इस शाख से ताल्लुक रखने वाले लोग एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं।
اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو راجپوتوں میں ہم کو دو اور ایسے قبیلے نظر آتے ہیں کہ جس سے جڑے ہوئے لوگ مسلمان نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ ہے جرال، جبکہ دوسرا قبیلہ ہے جنجوا راجپوت۔ یہ دونوں ہی ایسے قبیلے ہیں، ایسی شاخائیں ہیں کہ جو